गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, सेफ होंगे और घर पे काम टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। आज हम आपके ज्योग्राफी का चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स, यानी मानवता के लिए जितनी भी संसाधन हैं, मानव के लिए जितने भी संसाधन हैं, आज हम उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, the period of economic change began to alter as soon as the man became a farmer. That period also altered the relationship between man and environment. Since then, the population began to grow steadily. It means मनुष्य के किसान बनते ही अधिक परिवर्तन का दौर बदलने लगता है। उस दौर ने रिश्ते को भी बदल दिया जाता है। मनुष्य और पर्यावरण के बीच तब से जनसंख्या लगातार बढ़ने लगी। औद्योगिक और कृषि विकास के साथ अधिक विकास में प्रगति हुई। जैसे देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारी प्रोग्रेस हुई थी। देखिए, चिकित्सक देखभाल, डॉक्टर, हेल्थ केयर, ठीक है, यानी अग्नि सुरक्षा आदि में सुधार ने प्राकृतिक कानून को नियंत्रित करने में मदद की। इसके मृत्यु में कमी और जन्म में वृद्धि हुई। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, संसाधन आधार लोगों के उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। बढ़ी हुई जनसंख्या भूमि और पानी जैसे उपलब्ध संसाधनों पर अधिक दबाव डालती है। हर साल इंसान की संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा उसी की तरह से बनी रहती है। ओके, नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव रिसोर्स अमंग ऑल, एनीथिंग विल बी कॉल्ड एज अ रिसोर्स ओनली इफ इट इज पुट टू सम use, and human being is one who does it. But for this here is also need for an effective planning which depend upon the quality of human resource. There must be an equilibrium between the cost benefit of the substance in the planning. It means अब हम समझ गए हैं कि मानव संसाधन सभी के बीच सबसे महत्वपूर्ण है, प्रभावी संसाधन है। किसी भी चीज़ को संसाधन तभी कहा जाता है, रिसोर्स कहा जाता है, जब उसे किसी पर लगाया जाए। ओके, नाउ जैसे उपयोग किया जाए, और मनुष्य वह है जो इसे करता है, लेकिन इसके लिए यहाँ एक प्रभावी योजना की भी ज़रूरत है जो मानव संसाधन की गुणवत्ता पर निर्भर है। योजना में पदार्थ की लगते और लाभों के बीच एक संतुलन होना चाहिए, यानी कॉस्ट एंड बेनिफिट जो भी है, प्राइस और बेनिफिट यानी मुनाफा, उनके बीच में एक प्लानिंग सब्सटेंस होनी चाहिए। देखिए, अब इम्पोर्टेंस हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी मानव संसाधन का महत्व क्या है। एज वी हैव स्टार्टेड above that human resource are the most important of all following points prove the sentence. Progress of any country depend on the education and skill of its person. Women are the future maker of the nation as they educate the children. Human being put the other resource in use. Human resource can play an important role in saving the nature, that is reducing the pollution. Like जैसे कि हमने ऊपर कहा है कि मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित बिंदु वाक्य को सिद्धित करते हैं। किसी भी देश की प्रगति निर्भर करती है अपने व्यक्तियों की शिक्षा और कौशल्य के लिए। नारी ही देश की भावी निर्भरता है। जैसे ये बच्चों को पढ़ाते हैं, मनुष्य अन्य संसाधन को उपयोग में लाता है। मानव संसाधन प्रकृति को बचाने यानी प्रदूषण को कम करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। जैसे देखिए, कंट्री विच डू नॉट हैव हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड पर्सन आर इन डेवलपिंग कंडीशन। जो कंट्री है यानी देश है, वो ज़्यादा ना ही अच्छा स्किल्ड है, कुशलता है, ना ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। विकास यानी डेवलपिंग कंडीशन जो है हमारी कंट्री का, हाईली स्किल्ड पर्सनस आर डेवलप्ड, यानी और जिन देशों में अधिकतर कुशल व्यक्ति होते हैं वो विकासित होते हैं। जो हाईली एजुकेटेड होते हैं, हाईली स्किल्ड होते हैं, वो पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पीपल के बारे में पढ़ेंगे कि क्वालिटी और क्वांटिटी एक्चुअली होता क्या है। क्वालिटी देखिए,
जो हम कपड़े की क्वालिटी देखते हैं, हाई स्टैंडर्ड, लो स्टैंडर्ड, और क्वांटिटी कि आपको उसके रिलेटेड कितना आपको चाहिए, हाई क्वालिटी में, लो क्वालिटी में, तो हम इसके बारे में देखिए। क्वालिटी ऑफ द पीपल रेफर टू द इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द पीपल दैट डिपेंड ऑन द साइंटिफिक, सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कल्चरल वैल्यू ऑफ दैम. Quality of the people is much more important than the quality, which only shows the numbers. The qualitative aspect of people is considered more valuable because it's referred to their ability to produce a value added goods. Productivity of people depend upon some important factor as like देखिए एबिलिटी और लोगों की मात्रा, लोगों की गुणवत्ता, गुण को बताता है, ठीक है, अधिक दर्शाता है। जो लोगों की, जितना भी लोग उत्पादक करते हैं, यानी जो भी एग्रीकल्चर करते हैं, वैज्ञानिक, समाज और राजनीतिक पर निर्भर करती है। पॉलिटिकल और सोशल, प्रणाली और इनके सांस्कृतिक मूल्य अलग अलग होते हैं। लोगों की गुणवत्ता बहुत अधिक है, सबकी अलग अलग है, गुणवत्ता की तुलना भी अलग अलग होनी चाहिए, में महत्वपूर्ण होता है, सबकी अलग अलग होती है, जो केवल जनसंख्या दिखाती है। लोग के गुणवत्तात्मक पहलू जो अधिक मूल्यवान माना जाता है क्योंकि ये मूल्य उत्पादन करने की उनकी क्षमता को संदर्भित करता है, जोड़ा जाता है, जोड़ माल किया जाता है। लोगों की उत्पादक निर्भर करती है, जैसे कुछ है लाइक लेवल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का स्तर, हेल्थ ऑफ द पीपल, लोगों की स्वास्थ्य, मेडिकल सर्विस प्रोवाइड टू देम, उन्हें प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सेवाएं, गवर्नमेंट प्लानिंग, सरकार की योजना। अब देखिए सेक्स रेशियो, ये क्या है? सेक्स रेशियो इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री। हर कंट्री के लिए सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज इट इज़ एक्सप्रेस्ड, ये लोगों के नंबर बताता है एज, जैसे 1000 मेल हैं तो फीमेल कितनी है। सेक्स रेशियो एक लॉ के कंपेयर करा जाता है कि हमारी कंट्री कितनी डेवलप हो रही है। इंडिया सेक्स रेशियो अगर आप देखते हैं, जहाँ 10,000 मेल हैं वहाँ पे फीमेल 933 ही हैं। ओनली केरला एक ऐसा सेक्स रेशियो है जो कि फेवर होता है दोनों तरफ से। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अनफेवरेबल सेक्स रेशियो है। हमारी इंडिया में अगर देखा जाए तो ये पूरा सेक्स रेशियो रेट दिया गया है, देखिए 1901 में 1972, 1911 में 64, 21 में 55, 50, 45, यानी धीरे धीरे औरतों की रेशियो जो है वो आपकी घटती ही जा रही है। आइए, इम्पॉर्टेंस ऑफ मेल, मेल का क्या इम्पोर्टेंस है इन इंडिया? देयर इज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ द मेल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है, क्योंकि वही एक हमारी फैमिली का एक अर्निंग पर्सन माना जाता था। मोस्ट ऑफ द वुमेन जो होती है वो हाउसवाइफ्स होती हैं, घर का काम करने वाली। एग्रीकल्चर ऑल्सो मैन आर रिक्वायर्ड, एग्रीकल्चर में भी वर्क में, उस फील्ड में वर्क करने के लिए भी मनुष्य की ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए पुअर मेंटालिटी, यानी घटिया मानसिकता जो होती है, पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्री हैव अ पुअर मेंटालिटी दैट मेल आर मोर वैल्यूबल देन द फीमेल बाय इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मीन्स। ये हमारी कंट्री में माना जाता है कि जैसे विकासशाली देशों के लोगों की यहाँ खराब मानसिकता है कि अधिक या वित्तीय स्थानों से पुरुष महिला की तुलना में अधिक मूल्यवान है। जन्म के समय अवसर कन्याओं की हत्या कर दी जाती थी, ठीक है। भारत के साथ साथ कुछ देशों के प्रतिकूल लिंगानुपात यहाँ घाट में दिया गया है। ये किसी भी स्थान की लिंगान यानी सेक्स रेशियो है जो उस क्षेत्र में जनसंख्या के वितरण, घनत्व और यहाँ तक कि वृद्धि को प्रभावित करता है। देखिए एज स्ट्रक्चर क्या होता है, उम्र संरचना। एक हम सभी जानते हैं कि एक ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर बनाया गया है। लेवल पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, यानी व्यवसायिक संरचना को जानने के लिए जनसंख्या वृद्धि का स्तर बनाया जाता है। आयु संरचना का ज्ञान होना आवश्यक है सभी को। वहाँ सभी विशेषताएं आयु संरक्षण पर निर्भर करती है कि कितने से कितने साल को मिलेगा। जैसे कुल 14 ईयर एज ग्रुप चिल्ड्रन, 0 से 14 में बच्चे आते हैं, 15 से 65 में वर्किंग पॉपुलेशन आता है, और 65 से जो प्लस एज हो जाते हैं वो हमारे बूढ़े लोग माने जाते हैं, यानी ओल्ड पीपल माना जाता है। अब देखिए हम इसके आगे पढ़ते हैं। देखिए डिफरेंट कंट्री हैव डिफरेंट एज स्ट्रक्चर, यानी विभिन्न देशों में अलग अलग आयु संरचना बनाया गया है। लेकिन अक्सर विकासशील देशों में विकसित देशों की तुलना में बच्चों को प्रतिशत बड़ा होता हुआ देखा गया है। इसका परिणाम हर देश में अलग अलग जनसंख्या में वृद्धि के रूप में होता है। लेकिन एक अन्य अर्थ में यह भविष्य के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये बच्चे देश के कारबल बनेंगे, और बच्चे कम होंगे तो भविष्य में श्रम का भंडार होगा, ठीक है। भारत की जनसंख्या को 34%
0 से 14 आयु वर्ग में है और लगभग 61% 15 से 65 आयु वर्ग के लोग मिलेंगे। पहला और तीसरा समूह जो ऊपर बताया गया है आश्रित जनसंख्या का निर्माण करता है, क्योंकि इन्हें गैर श्रमिक माना जाता है, इसलिए वे उत्पादक समूह पर निर्भर होते हैं। जैसे कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दूसरे समूह में उत्पादक आबादी शामिल है, इसलिए हम आश्रित आबादी को समर्थन करना है। देखिए जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, एज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट कंट्री इन 2000 में क्या था, भारत में भी बाल आयु वर्ग की आबादी का 1/3 से अधिक हिस्सा है, इसलिए इस आयु वर्ग में वृद्धि को रोकना आवश्यक है, रोकना ज़रूरी होता है, ताकि इसके पहले से मौजूद बच्चों की आबादी की शैक्षिक सेवाएं और स्वास्थ्य सुविधाएं आदि प्रदान की जा सके। ठीक है, अब लिटरेसी स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है हमारे देश में, महत्वपूर्ण कारक जो कि किसी भी व्यक्ति या परोक्ष रूप से राष्ट्र के जीवन को प्रभावित करता है। स्वतंत्रता के समय भारत में सुरक्षता का स्तर देता था, यानी हमारी लिटरेसी, पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा। लिटरेसी मीन्स द एबिलिटी टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड अ मैसेज टू एनी नोन लैंग्वेज, यानी कि ये कह रहा है कि पढ़े लिखे होने का मतलब है कि आप के अंदर ये क्वालिटी हो कि आप पढ़ सको, लिख सको, किसी भी लैंग्वेज की भाषा हो, इस चीज़ों से आप ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड बनेंगे। लो इनकम ग्रुप कंट्रीज़ बहुत हैं, हायर इलिटरेसी अमंग बोथ मेल और फीमेल, दोनों में ही इलिटरेसी की मात्रा देखेंगे तो आप ज़्यादा मिलेंगी आपको। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है लिटरेसी रेट। आपको बताया गया है कि जो फीमेल की है वो लेस है एज कंपेयर टू, देखिए लेस एमंग ऑल द कंट्री स्पेशली इन लो इनकम में, सभी देशों में विशेषकर निम्न आर्थिक वर्ग के देशों में महिलाओं की सुरक्षा दर कम है, उनकी सुरक्षा ज़्यादा नहीं है। द मेन रीज़न है इसका लिटरेसी, यानी पढ़े लिखे नहीं है, पॉवर्टी, गरीब है, लो इनकम ग्रुप पीपल से, क्योंकि ये एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या का वितरण क्या है। भूमि में एक क्षेत्र में वितरित लोग, यानी नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो हर एक एरिया में बटे हुए हैं, जिसे स्पाटियल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, यानी स्थानिक वितरण कहा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय वितरण बहुत असमान है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 2021 में दुनिया के लगभग आधी आबादी एशिया में रहती है, पहाड़ या कृषि क्षेत्रों की तुलना में मैदानी या औद्योगिक क्षेत्र में बहुत अधिक लोग एकमात्र इकट्ठा होकर रहते हैं। ठीक है, अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग, यानी वितरण के प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। इनके कारक हैं जोग्राफिकल एंड नॉन जोग्राफिकल, यानी भौगोलिक और गैर भौगोलिक। इसके बारे में पढ़ेंगे, अब इसके टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे हम। भौगोलिक कारक क्या होता है, ये 4 तरीके के होते हैं, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल एंड अदर फैक्टर। देखिए टोपोग्राफी जो कि एक फिजिकल फैक्टर को रेफर करता है, इसमें एल्टीट्यूड होता है, लैंड स्लोप होते हैं, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स होते हैं स्थानिक डिस्ट्रीब्यूशन में। 1/2 ऑफ द टोटल लैंड एरिया अगर आप अपने वर्ल्ड का देखते हैं तो ये प्लान सपोर्टिंग होते हैं। 905 लोगों को वर्ल्ड पॉपुलेशन है, हमारा प्लान जो है वो प्रेफर्ड करता है मोर देन द माउंटेन बिकॉज द लाइफ इज ईजी। देयर एग्जाम्पल कंस्टिट्यूशन ऑफ रोड, हाउस एंड अदर। देखिए क्लाइमेट क्या होता है, पीपल रेफर टू लिव इन टेम्परेचर और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। लोग ऐसी जगह पे ही रह सकते हैं जहाँ का क्लाइमेट एक थोड़ा ठीक हो, कंडीशन जैसे हार्श वेरी कोल्ड क्लाइमेट होगा, पोलर रीजन वेरी हॉट रीजन होगा, वहाँ पे लोग ज़्यादा मोस्टली नहीं रह पाएंगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। थर्ड, सॉइल, मिट्टी बहुत इन्फ्लुएंस होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल सॉइल नहीं होगी तो वो एग्रीकल्चर कहाँ से करेंगे, और एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे तो वो रह नहीं पाएंगे। दैट्स वाई गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन इन इंडिया बहुत ही सुटेबल है वहाँ की। वांगहो, चेंगजांग इन जापान एंड नील डेल्टा इन इजिप्ट हैव हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अदर फैक्टर क्या है, देयर आर कुछ सम फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करता है स्थानिक वितरण को, जैसे वेजिटेशन, मिनरल, सोर्स ऑफ एनर्जी, ये ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए नॉन जोग्राफिकल फैक्टर क्या होता है, मैन मेड फैक्टर होते हैं ये जो कि लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, लाइक इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, आप इकोनॉमिक फैक्टर देखेंगे तो क्या होता है, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर होता है आर्थिक कारक मनुष्य उन स्थानों पे, देखिए ह्यूमन बीइंग लीव होता है उन प्लेसेस पे रहता है जो कि विच प्रोवाइड एक कंफर्टेबल कंडीशन हो और एक अर्निंग हो, वहाँ पे रहने के बाद वो अच्छा खासा कमा सके, बिजनेस कर सके, या जैसे लाइक मुंबई, बेंगलुरु, गवर्नमेंट ऑफिसेज,
एरिया हो, दिल्ली का, लंदन का, तो ऐसी एरियाज़ में डेंसली पॉपुलेटेड आपको लोग मिलेंगे कम। पीपल रन होते हैं टूवर्ड उन एरियाओं को सर्च करते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो, जहाँ पे लोगों को काम मिल सके, ठीक है। अब देखिए सेकेंड सोशल एंड कल्चरल इकोनॉमिक। सोशल एंड कल्चरल इकोनॉमिक हमारी क्या होती है, हमें ये जानना है। तो सोशल और कल्चरल इकोनॉमिक हमारी है सेवरल एरियाज़ हैं कुछ जहाँ की सोशल और कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि ये लोगों को एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है। जैसे कि ब्रिमगना यूके में होम है वो बहुत ही एशियन इमिग्रेंट्स का, बहुत एशियन लोग वहाँ रहते हैं। बिकॉज इट हेल्प देम टू लिव, ये एक दूसरे को पास रखने में हेल्प करता है। द अफ्रीकन्स जो होते हैं वो अलग अलग कंट्री में रहते हैं अमेरिका के, आइदर एज लेबर और स्लेव्स के वर्कर से ये काम करते हैं, ठीक है। अब रिलीजियस फैक्टर क्या होता है, ये सेवरल प्लेसेस पे होता है रिलीजियस इंपॉर्टेंस। जैसे कि हर एक प्लेस हैव ऑल्सो अट्रैक्ट, एक जगह भी लोगों को अट्रैक्ट करती है। लाइक मोमडन जहाँ रह रहे होंगे वहाँ मोमडन ही अपने आप को ज़्यादा पसंद करेगा, बंगाली जहाँ रह रहा होगा वो ज़्यादातर बंगाली रहना पसंद करेंगे। लाइक इस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करता है। जैसे वाराणसी उत्तर प्रदेश की, पुरी उड़ीसा की, तिरुपति आंध्र प्रदेश में, वेटेंटी सिटी जैसिया में, मैक्का इन सऊदी अरब में, ये सब हमारे रिलीजियस सेंटर माने जाते हैं। यहाँ पे एक अच्छे अच्छे बड़े बड़े मंदिर होते हैं। अब देखिए स्पाटियल डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे, यानी जनसंख्या का स्थानिक वितरण प्रवासन और अधिक गतिविधि के प्रकार की निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक बना है, जो कि 2021 में विश्व जनसंख्या ने 6 अरब का आंकड़ा पार कर लिया था। यानी इस आबादी में से 60% एशिया में रहते हैं, अफ्रीका में 13%, यूरोप में 12%, यानी ये परसेंटेज आपको बता रहा है। 12% यूरोप में, और कुछ जो रह गए वो वर्ल्ड के अदर दूसरे शेष दुनिया के अन्य क्षेत्रों में रहते हैं। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश माना जाता है। भारत की जनसंख्या में प्रतिवेदी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या में बराबर होती है। भारत की जनसंख्या अमेरिका, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील से अधिक है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 12% है, जबकि विश्व के कुल भूमि क्षेत्र में 2.42% भारत की लगभग आधी आबादी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश राज्यों में रहती है। अब देखिए अबव मेंशन डायग्राम देखिए, जो कि ऊपर आपके दिया हुआ है, इसमें आपको दिखा देगा। देखिए भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी जनसंख्या वृद्धि 1.9% यानी इसकी ग्रोथ होती है। जो चीन में 0.9 विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हमारे वर्ल्ड के माने जाते हैं। इसका यानी जो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। विकास दर का अर्थ है प्रत्येक वर्ष प्रत्येक 100 व्यक्तियों में जोड़े जाने वाले लोगों की जनसंख्या। ये अनुमान लगाया गया है कि 1.9% की वर्तमान विकास दर के साथ भारत केवल पश्चिम यानी बिकम द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हमारी 25 ईयर में हो जाएगा। देखिए इन इंडिया बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र ये पॉपुलेटेड स्टेट है। उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। 6 इंडियन लीव उत्तर प्रदेश, माइग्रेंट पॉपुलेशन लीव दिल्ली में आते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं। दिल्ली कंटेन पॉपुलेशन इक्वल होता है ऑल यूनियन टेरिटरी के बराबर। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश पॉपुलेशन ये सब। डेंसिटी देखिए, डेंसिटी मीन्स क्या होता है, प्रियता। डेंसिटी मीन्स द रेशियो बिटवीन टोटल पॉपुलेशन एंड लैंड एरिया। सो डेंसिटी ऑफ एनी प्लेस, यानी ये कह रहा है कि डेंसिटी भी आपका एक अलग अलग प्लेस में आता है। लाइक देखिए स्थान या देश की गणना उस स्थान या देश में रहने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या को कुल भूमि क्षेत्र में विभाजित करके किया जा सकता है। मान लीजिए कि कोलकाता के मानवता का गणना करना चाहता है, तो हमें देन वी हैव टू डिवाइड द पॉपुलेशन ऑफ कोलकाता। हम उसकी डिवाइड बांट देंगे, टोटल लैंड एरिया पे बांट देंगे, और डेंसिटी जितनी भी होगी हम उसकी एक्सप्रेस करेंगे पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से। एवरेज डेंसिटी हमारे वर्ल्ड का देखेंगे तो अबाउट 45% स्क्वायर किलोमीटर में। साउथ सेंट्रल एशिया में अगर देखते हैं तो वी कैन से इंडिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन है, फॉलो बाय ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब देखिए हम पढ़ेंगे इंडिया डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रेगुलर इंक्रीज होता रहता है, इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्र है, तो ये दिन पे दिन बढ़ता रहता है। इट वाज जस्ट 77 स्क्वायर किलोमीटर 1901 में, बढ़े थे 324% और 2001 में टोटल। अकॉर्डिंग ऑफ अगर सेंसस देखते हैं इंडिया का, तो बहुत से फैक्टर्स से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रैपिड ग्रोथ होता है, डेंसिटी स्पेशली रिलीजियस फैक्टर में। देयर आर सम रिलीजियस कम्युनिटीज है
लिविंग एट वेरियस प्लेसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड ग्रोथ इन डेंसिटी। देखिए डेंसिटी एक डिफरेंट है हर एक प्लेस में। फॉर एग्जांपल देही डेंसिटी इज़ अबाउट 9300 विच इज़ मच मोर देन द अरुणाचल प्रदेश से ज़्यादा। हैविंग द डेंसिटी ऑफ ओनली 13% पर स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए। दीज डिफरेंस आर ड्यू टू सम फैक्टर विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। पॉपुलेशन चेंजेस होते हैं, द टॉपिक रेफर टू कंपेरिजन की पॉपुलेशन चेंज होगा। फैक्टर इन्फ्लुएंस होता है पॉपुलेशन चेंज में कि फैक्टर अफेक्ट करेगा कि हर एक प्लेस में एनी पर्टिकुलर प्लेस में लोगों की जनसंख्या बांटी गई होती है, लेकिन उससे ज़्यादा रहने लगते हैं, कंपोनेंट चेंज होने लगता है। तो वी कैन कंसीडर एक बेस ईयर लेके चलते हैं जो कि एक राइज करता है और फॉल करता है टोटल नंबर ऑफ पीपल को ओवर द पूरे साल भर में। बर्थ रेट, डेथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट जो है, इसका मतलब है बर्थ रेट मीन द टोटल बर्थ पर्सन कि हमारे 1000 पॉपुलेशन कितने हैं। सिमिलरली दैट पर्सन इसी तरीके से होता है, ठीक है, मीन्स टोटल पर्सन इसी तरीके से होगा। देखिए, और यदि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो प्राकृतिक विकास में भी होगी कमी होगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर है, और यदि मृत्यु दर जन्म दर से अधिक है तो प्राकृतिक वृद्धि में षणात्मक होगी और जनसंख्या में वृद्धि कम होगी, ठीक है। इसी तरीके से देखिए ट्रेंड्स इन वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या है। विश्व जनसंख्या में रुख्य आसन, विश्व की जनसंख्या जो है 8000 ईपी में है। आज के समय से अधिक वृद्धि हुई है और 1960 से 200,000 में ये जनसंख्या में दुगना हो गया है कि 6000 मिलियन है। ये देखना बहुत अजीब है कि भारत भी यही प्रवृत्ति दिखाता है। 3000 मिलियन नहीं वृद्धि में से अकेले भारत ने 600 मिलियन का योगदान किया है। या देखिए ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन हमारा क्या चल रहा है। भारत की जनसंख्या भी यही प्रवृत्ति दर्शाती है, विश्व की जनसंख्या भी यही दिखाती है। यानी बहुत ही ज़्यादा लेस बिफोर 1920 से बहुत कम थे, फिर 1920 से बढ़ने लगे, धीरे धीरे बढ़ते गए, में तेज़ी से वृद्धि नहीं होगी, लेकिन 1960 के बाद ये बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे थे। ये लोगों में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने लगी थी कि कम करने की आवश्यकता है। भारत की जनसंख्या अभी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और भारत केवल 25 वर्षों के समान जन दर के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। इसलिए हमें भारत की जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए साहित्य, स्वस्थ आर्थिक स्थिति के ऊपर उठाने पर देना चाहिए। आर्थिक व्यवस्था के लिए लगभग 0.5% विकास देना चाहिए। हमारे जीवन और हमारे राष्ट्र को सुरक्षित बनाने का एकमात्र तरीका यही है। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। हमने देखा है कि हमारे देश भारत की संस्कृति मिली जुली है। हमारे पास बहुवचन यानी वी हैव प्लूरल, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं। देखिए सोसाइटी है, सम ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास दी गई है। रीजनल डाइवर्सिटी यानी क्षेत्रीय विविधता, लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विभिन्न होने लगते हैं। सामाजिक, धार्मिक, भाषाएं और क्षेत्रीय विविध दिखाई देती है, ठीक है, हमारे देश में। डिफरेंट लैंग्वेज, अलग भाषा भाषाई रूप से हैं। यानी लिंग्विस्टिसिटी देखेंगे तो भारतीय लोग एक दूसरे से विभिन्न हैं। भारत में विभिन्न जाति, जातियों और पंथों पर लोगों के बीच संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। डिफरेंट फेथ एंड रिलीजन्स यानी विभिन्न धर्म और धर्म भारतीय, विभिन्न धर्म और धर्मों का उत्पादन करते हुए जो क्षेत्र और भाषा के आधार पर क्षेत्र को विभाजित करते हैं। वर्तमान जनसंख्या पर अधिक जाति विवादित पाई जाती है, लेकिन उपरोक्त कारणों के बावजूद हम पहले भारतीय हैं और बाद में भारतीय हैं। भारत की संस्कृति फूलों के बगीचे की तरह है जो विभिन्न रंगों और रंग के बावजूद इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। इसलिए हमारी जनसंख्या की संस्कृति संरचना को बहुवचन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। हियर द कल्चरल कंपोजिशन ऑफ आवर पॉपुलेशन इज, इसको इसलिए इसमें माना जाता है। आई होप चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच चैप्टर को इतने ध्यान से समझने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट।